अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपके होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक आपके लिए इस चैनल पर ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई हैं जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपये में कारोबार कैसे शुरू किया जाता है, चीज़ें कहाँ से ली जाती हैं और क्लाइंट्स को कैसे पहुँचाई जाती हैं। इन तमाम बिजनेस वीडियोज़ और आइडियाज़ को आपके लिए प्लेलिस्ट में शामिल किया गया है ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना बिजनेस शुरू कर सकें। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो इंटरनेशनली बिजनेस करती हैं या पाकिस्तान में बिजनेस कर रही हैं और मिलियन बिलियन ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, और आप किस तरीके से उनके बिजनेस को स्मॉल स्केल लेवल पर रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप लीगल इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। आप स्टॉक्स क्या होते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, गवर्नमेंट आपके पैसे कैसे सेफ रखती है, और इसके ऊपर हमने मल्टीपल वीडियोस बनाई कि हलाल इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, शरिया कॉम्प्लाइंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ईटीएफ क्या होते हैं, डिविडेंड्स क्या होते हैं, डिविडेंड प्यूरिफिकेशन क्या होती है, और मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर अवेलेबल की है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह का अच्छा कंटेंट बनाते रहें। आज मैंने पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत सारे कमेंट्स देख रही थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए सबसे पहले ये एक अहमियत रखने वाली वीडियो हो सकती है जिनमें आपको ये पता चले कि स्टॉक मार्केट में वो कौन सी मेन मिस्टेक्स हैं जो हर कोई कर रहा होता है और जिनसे हमें एज अ बिगिनर रुक जाना चाहिए। जो मैंने कह लें कि या अपनी लर्निंग से सीखी, आज मैं आपके सामने वो रखती हूँ और इसमें आपकी जो मिस्टेक्स हों आप वो बता सकते हैं, या अगर आपका कोई सवाल हो तो आप वो मेंशन कर सकते हैं ताकि हम उसको भी एड्रेस करें। तो सबसे पहली बात है कोई क्लियर प्लान का ना होना। तो मार्केट में बिना प्लान के एंटर करना बिल्कुल गलत चीज़ होती है। लोग बस दोस्तों से या रूमर्स पे इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको हमेशा अपना गोल, टाइम फ्रेम और रिस्क लेवल मेजर करना होगा और उसके बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए कि आप इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं, स्टॉक्स के अंदर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल से आ रहे हैं, आपने कोई एसेट बनाना है आगे चल के। बहुत सारे लोगों का पाकिस्तान में एक माइंडसेट होता है कि उन्होंने गाड़ी बनानी है, उन्होंने घर बनाना है, उन्होंने बिजनेस करना है और उसके लिए वो अपनी ये सेव कर रहे होते हैं, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव करना है, या वो किसी अपने कह लें कि काइंड लाइक ऑफ अ तकाफुल वो इसको इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं। सो इस तरह के कुछ प्लान गोल्स होते हैं जिनके तहत आपको इसमें एंटर होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आप लॉन्ग टर्म में कितनी इन्वेस्टमेंट आपको दरकार है और आपको कितना पेशेंस दरकार है। अगर आप कोई प्लान के बगैर एंटर करेंगे तो आप जल्दी बर्न आउट हो जाएंगे और आपको लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पैसे डूब रहे हैं या मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा टाइम पे। सो वो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो अर्ली लेवल पर आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगी। तो अपना कोई क्लियर कंसेप्ट बनाएं और उसके बाद ही स्टॉक मार्केट के अंदर अपना अकाउंट बनाइएगा। इसके अलावा देखें, अब लोग जो है ना वो क्विक प्रॉफिट्स को बहुत चेस करते हैं। ये सबसे पहले तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन ये दूसरे लेवल पर एक बड़ी गलती कह सकते हैं आप, क्योंकि तेज़ मुनाफे के चक्कर में ना अक्सर नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट का मतलब ये कि जल्दी अमीर बनने की जगह। ये सोच डेंजरस भी है और लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए नहीं होती है, ना कि इंस्टेंट गैम्बलिंग। यानी कि स्टॉक्स जो हैं वो कोई गैम्बलिंग नहीं है और ना ही ये आपको बहुत ज़्यादा अमीर कर देंगे। ये आपके जो अपनी अमाउंट है, जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको कंपाउंड करेगी, या वो उसके ऊपर आपके लिए प्रॉफिट जनरेट करेगी, या उस अमाउंट के ऊपर आपको डिविडेंड देगी। अगर आप उसमें डाल 5,000 रुपये रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 5,000 रुपये, मतलब आपने पूरे साल में सिर्फ 5,000 डाले हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5,000 जो है अब 5 करोड़ बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वो आपके 5,000 हैं, वो शायद 10,000 बन जाएं, शायद वो 15,000 बन जाएं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। अगर आप वो 5-5-5 डाल रहे हैं तो हो सकता है वो कंपाउंडिंग के अंदर चले गए हैं और आपने उसको अगर ईयर्स तक होल्ड किया, 2 साल 3 साल, तब वो लैक्स तक में जा सकते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से अगर आप थाउजेंड्स में डाल रहे हैं तो, और वो लैक्स में डाल रहे हैं तो वो करोड्स में। सो इट मूव्स लाइक दैट। तो इसके अंदर कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं 5-6 हज़ार में करोड़पति हो सकता हूँ। ऑब्वियसली इसका एक पैटर्न है और उसके मुताबिक ही ये चलती है चीज़। और अगर हम बात करें डाइवर्सिफिकेशन की, तो हम तीसरी जो गलती सबसे बड़ी है ना वो ये है कि अपने सारे पैसे एक ही शेयर में लगाना।
अगर वो कंपनी गिर जाए तो आपके सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। हमेशा आपको अलग अलग सेक्टर्स में डालना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में किन सेक्टर्स की न्यूज़ डेली आ रही हैं। आप न्यूज़ देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि बैंक्स की न्यूज़ आ रही हैं, एनर्जी की आ रही हैं, सीमेंट की आ रही हैं, टेक की आ रही हैं, एक्सेट्रा, और ETFs हो गए। इस तरह आपको अंदाज़ा होगा कि डिफरेंट सेक्टर्स, जो मशहूर सेक्टर्स हैं, वो कौन से हैं, जिनके बारे में पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है, जिनके बारे में पॉलिसीज़ आ रही हैं, और फिर उनके अंदर आप अपने जो स्टॉक्स हैं उनको डाइवर्सिफाई करें। ये ना करें कि आपका 1 लाख रुपये है तो आपने 1 लाख रुपये का एक स्टॉक खरीद लिया। अब वो स्टॉक आज तो प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन हो सकता है 3 महीने बाद उसने यकीनी तौर पे अब वो प्रॉफिट नहीं देगा, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और वो नेगेटिव में भी जा सकता है। और बाज़ लोगों की अच्छी स्ट्रेटजी होती है तो वो उसको फिर अगर साल तक होल्ड कर रहे हैं, 2 साल तक होल्ड कर रहे हैं, तो ऊपर जाएगा। लेकिन वो आपको एक ही स्टॉक होगा, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस देखना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी जो पोर्टफोलियो होता है उसको डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए। अगर हम बात करें ओवर ट्रेडिंग की, तो ये हमारी फोर्थ बड़ी मिस्टेक समझी जा सकती है। रोज़ बरोज़ बेहतरीन ट्रेडिंग करना, यानी कि आपको ये लगता, बाज़ लोगों को लगता है कि हमने आज जो है वो स्टॉक की प्राइस थी 100 रुपये और मैंने इसके ऊपर जो है वो ख़रीद लिया है स्टॉक। अब ये जब 150 पे चला जाएगा, 150 रुपीज़ पे चला जाएगा, तो मैं इसे बेच दूंगा। अब आप मान लें कि उन्होंने 1 लाख के स्टॉक्स खरीदे और वो 50 रुपीज़ का प्रॉफिट पर उस पर लेकर वो निकले। अब उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना लिया है, लेकिन असल में उन्होंने, और फिर वो दोबारा इसी तरह मार्केट में किसी स्टॉक के ऊपर लो लेवल पे एंटर करते हैं और फिर अगेन प्रॉफिट बनाते हैं। बाज़ों का जिनकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती है और जो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस नहीं कर रहे होते हैं, वो अल्टीमेटली नुकसान में एक तो इस वजह से होते हैं कि उनको ये नहीं समझ आता कि उन्होंने पहले जिस लेवल पर वो स्टॉक ख़रीदा था अब वो उससे महंगा ही ख़रीद रहे हैं। वो जितने पैसे उन्होंने कमाए थे वही इन्वेस्ट करके उसी को ख़रीद रहे हैं, बल्कि अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं। और क्योंकि कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं बना हुआ होता और सिर्फ व्हाट्सएप के ग्रुप्स और इन चीज़ों के ऊपर चल रहे होते हैं, तो बहुत बार नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा जब आप बार बार ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें ब्रोकरेज आपका जो है वो कटता रहता है और हाई ब्रोकरेज होता है, क्योंकि आप अगर इंटरडे ट्रेडिंग तो आप कर नहीं सकते, वो तो जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है, क्योंकि वो आपका कह लें बै वाले सिनेरियो में आ जाती है। और यानी कि आपकी ऑनरशिप नहीं हुई होती है स्टॉक्स की और आप उससे पहले अगर उसको बेचना चाहें तो ये जायज़ नहीं रहता। तो इसी तरह जो आपके टैक्सेस हैं, आपके लेवरेज चार्जेस हैं, आपकी कैपिटल गेन चार्जेस हैं, वो सारा कुछ लग रहा होता है, जिसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग आपको नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने एक स्टॉक होल्ड किया, आपको अंदाज़ा हो गया कि ओके ठीक है, ये मेरे से एक गलत इन्वेस्टमेंट हो गई है, ये जब ऊपर जाएगी सो मुझे इस स्टॉक से आउट होना है, क्योंकि या तो ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, या इस कंपनी ने अपने ये शरिया इन्वेस्टमेंट नहीं रही है, या एनीथिंग, कोई और रीज़न हो सकती है। और फिर आप उसको उस स्टॉक को जो है ट्रेड आउट कर देते हैं अपनी पोर्टफोलियो से, और उसके बदले में आप कोई और स्टॉक खरीदते हैं, तो उस पर आप मुनाफा बना के भी निकल सकते हैं और उस मुनाफे को भी आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एक कंपाउंडिंग के भी उसमें आ जाती है चीज़, और वो आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। सो कब राइट टाइम होता है ओवर ट्रेड करने का, वो ज़रूरी है। ओवर ट्रेडिंग करना सही चीज़ नहीं होती और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समझा भी नहीं जाता। अगर हम बात करें रूमर्स की और टिप्स की, तो बहुत सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में या इवन यूट्यूब चैनल्स पे भी हम बहुत बार मैंने मैसेज देखा है कि हमें बस इतना बता दें कि हमने कौन सा स्टॉक ख़रीदना है और कितने बजे ख़रीदना है, उसकी टिप बता दी जाए, TP बता दी जाए। तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता। आपको आज टिप बता दी, लेकिन हो सकता है वो उस तरीके उस पर्टिकुलर रेंज पे वेरी ना करे। इसके पीछे एक बिजनेस रन हो रहा है, इसके पीछे एक रिसर्च है, एक फंडामेंटल है, एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है। वो कभी भी और आपको जब भी ना कोई कह लें कि बिग इन्वेस्टर होता है जिसके पास ज़्यादा पैसे, जब भी वो इन्वेस्टमेंट करेगा किसी बिजनेस में, तो उस स्टॉक ने ऊपर या नीचे जाना है। और अल्टीमेटली एक बिजनेस ने पीछे क्या कह लें कि जिस भी आप स्टॉक को खरीद रहे हो उसके पीछे एक बिजनेस है, उसमें चीज़ों का सेल होना है, उसमें कंपनी की सैलरीज़ हैं, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। आप जब उन सब चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप की कॉल्स पे चलते हैं या फ्रेंड्स के मशवरों पे चलते हैं, सो इससे एक बहुत ज़्यादा आपकी अमाउंट को नुकसान पहुंच सकता है और आप कह लें कि नुकसान उठाते हैं। इसलिए मैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ यही बात बताती हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स अवेलेबल हैं, उनको देखने का सही तरीकाकार क्या है और आप कौन सी चीज़ों को एनालाइज करेंगे, फिर आपने उनको ख़रीदना है, ताकि आप कोई गलत फैसला ना करें। और इसमें कौन सी शरिया कंप्लाइंट इंडस्ट्रीज़ हैं, PSX खुद कौन से आपको रूल्स बता रहा है, और ये तमाम चीज़ें वो हैं जो आपको खुद जब पता होंगी तो आप अल्टीमेटली विद टाइम आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ जाएंगी और आपको ग्रुप्स की और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो अगर मैं बात करूँ कि
अंडरस्टैंड करना बिजनेस को। तो ये बात मैं आपसे अभी पहले भी करती आ रही हूँ, लेकिन अगेन अगर हम बात करें वॉरेन बफे की, तो जो कि स्टॉक्स की इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे समझे जाते हैं, और उनका भी यही कहना था कि किसी भी बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले उसके बिज़नेस को समझना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो यहाँ फर्टिलाइज़र सेक्टर चलेगा, हमें सीमेंट की ज़रूरत है, हम सीमेंट हमारा अच्छा चल सकता है, हमें ऑयल एंड गैस की ज़रूरत है, सो ऑयल एंड गैस अच्छा मूव करता है, हमें बैंक्स की ज़रूरत है, तो बैंक्स वर्क कर रहे होते हैं। सो हम एक कह लें कि एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो एट अ टाइम वेरी कर रही होती हैं। हमारे यहाँ हर किस्म का मौसम मौजूद है, जिसकी वजह से कभी सर्दी की प्रोडक्ट्स चलती हैं, कभी गर्मी की प्रोडक्ट्स चलती हैं, यानी कि आइसक्रीम्स भी बिकेंगी यहाँ पर और कपड़े भी गर्म बिकेंगे, तो और इसी तरह ठंडे कपड़े भी बिकेंगे। सो लाइक काइंड ऑफ वी हैव वेराइटी। तो उसके साथ आपने जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है उसकी वेराइटी को, उसके बिजनेस को, उसकी मार्केट कैप को, उसकी कंपनी की एक्सपेंशन को, उसकी इन्वेस्टमेंट को, उसके शरिया कंप्लाइंट होने को, इन सब चीज़ों को देखना, और उनकी पर्टिकुलर रेशोज़, फंडामेंटल रेशोज़ के ऊपर मैंने पूरी एक सीरीज़ बना के आपके लिए प्लेलिस्ट में शामिल की है। आप वहाँ से जाएँ, वहाँ से देखें कि किसी भी कंपनी की रेशोज़ कैसे देखी जाती हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो कंपनी ने खुद बिजनेस किया है और उसकी बेसिस पे उसने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनाउंस किए है, उनमें वो रेशोज़ आप कैसे देखते हैं, और उन रेशोज़ की बेसिस पे आप कैसे फैसला करते हैं कि किसी स्टॉक को बाय करना है या नहीं। अच्छा, अगर हम बात करें कि अब बहुत सारे लोग एक राइट टाइम पे ख़रीद लेते हैं, लेकिन अब वो पैनिक सेलिंग करते हैं। अब मार्केट में एक न्यूज़ आई, आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया और वहाँ पर एक कह लें कि पैनिक सेलिंग हो रही है कि भाई ये स्टॉक तो नीचे जा रहा है, क्योंकि वो तो स्विंग ट्रेडर हैं। आप अगर इन्वेस्टर थे या आपका गोल था इससे प्रॉफिट जनरेट करना, तो आप क्यों पैनिक सेलिंग कर रहे हैं उनके कहने पर? आपको उसे होल्ड करना चाहिए। और मैंने ये देखा है कि जब भी बाकी लोग बेच रहे होते थे, मैंने ख़रीदने की कोशिश की है, और जब आप उस टाइम पे लो कह लें कि जब प्राइस जारी होती है उस पर स्टॉक को बाय कर लेते हैं, और फिर जब उसकी प्राइस अप जाती है तब अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, आप किसी एक आपने अगर अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट में से एक पोर्शन डेडिकेट किया हुआ है कि मैंने इसके साथ जो है वो स्विंग ट्रेडिंग करनी है या मैंने एवरेज बैलेंसिंग करनी है अपने स्टॉक्स की, अगर आपने कोई स्टॉक महंगा ख़रीदा हुआ है और अब वो डाउन पे जा रहा है, तो ये आपका राइट टाइम है कि आप उसको परचेज़ करें, ताकि आपकी जो हाई परचेस्ड स्टॉक था उसकी वैल्यू कम होकर नीचे आए और आपको फ्यूचर में उससे ज़्यादा बेनिफिट मिले। सो पैनिक सेलिंग की बजाय उसको कैश करना सीखें और उसको एंजॉय करना सीखें उस मोमेंट को। और अगर हम बात करें डिविडेंड्स की, तो इग्नोर करना डिविडेंड्स को, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। सिर्फ प्राइस गेन या पे फोकस नहीं करना चाहिए, यानी कि सिर्फ कैपिटल गेन पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए किसी भी स्टॉक के, आपको डिविडेंड को भी देखना चाहिए कि बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड देती हैं और ये एक स्टेडी इनकम होती है और लोगों के लिए कंपाउंडिंग का एक सोर्स बनती है। और जब डिविडेंड अनाउंस होता है तो आपको वो चीज़ें अपने पास अपने रिकॉर्ड्स में लिखनी भी चाहिए कि किन कंपनीज से आपको डिविडेंड रिसीव हो चुका है और आपने उससे अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट पे कितने गेंस कर लिए हैं, ताकि ये चीज़ें भी आपकी नॉलेज में हो। अगर आप कंपाउंडिंग नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, दोनों सीन्स में आपकी जो एक्सेल शीट है वो आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए आपके लिए एट एनी प्लेटफॉर्म। आप अगर कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आप कोई ओल्ड स्कूल लोग होते हैं बहुत सारे, वो लिख कर इस चीज़ को लिखना पसंद करते हैं कि उनके पास डायरीज़ में वो चीज़ें होनी चाहिए। कुछ लोग एक्सेल की शीट्स बनाते हैं, ये हर इंसान का अपना पैटर्न हो सकता है, बट आपको इसको राइट डाउन करना चाहिए कि आपके कितने बेनिफिट्स जो हैं आप अचीव कर चुके हैं। और अगर हम बात करें मार्केट के अंदर टाइमिंग की, तो मार्केट में एग्जैक्ट टॉप या बॉटम गेस करने की कोशिश करना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये एक्सपर्ट से भी नहीं होता। बहुत बार बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप रेगुलर मंथली इन्वेस्ट कर रहे हों, जैसे SIP, ताकि कॉस्ट एवरेज हो जाए। और अगर हम बात करें मैनेजिंग इमोशंस की, तो इमोशंस पे कंट्रोल ना कर पाना ये सबसे बड़ी गलती होती है। जब मार्केट बढ़ रही होती है तो इसके साथ साथ लोगों में ग्रीड भी आ रहा होता है। बहुत बार हमें पता होता है, अगर आपने कुछ पर्टिकुलर एरिया अपना स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखा है, मैं बार बार स्विंग ट्रेडिंग की बात इसलिए कर रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि हमें स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से गाइड करें। तो जब आपकी प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच चुकी है और आपको पता है कि इट्स द राइट टाइम, जहां आपने अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लिया है, तो वहां से क्विट कर लेना, उस स्टॉक को बेच देना गुड होता है। अगर वो 2-4 रुपये ऊपर गया भी है उससे, तो इस पर ये नहीं सोचना चाहिए कि ओ मुझे ये 2 रुपये भी मिल जाते हैं मजीद। आपको जितने मिल गए दैट्स गुड, और जब उस स्टॉक ने नीचे आने तो उसमें री एंट्री लें। लेकिन नीचे आने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने कोई स्टॉक 100 रुपये पे बाय किया था, आपने उसको 200 रुपीज़ पे सेल किया है, अब अगर वो 150 पे है, तो इट्स नॉट अ राइट टाइम फॉर यू कि आप उसमें एंटर करें। आप वेट करें कि अगर वो 100 पे आना है। अगर आपको लगता है नहीं अब ये 100 पे नहीं आने वाला,
आपने उसकी कोई टेक्निकल एनालिसिस कर लिए हैं और अब आप इतने अच्छे उसके अंदर एक्सपर्ट हैं कि आपको आइडिया है कि नहीं इसने 100 पे नहीं जाना, अब ये 150 पे है, नाउ इसने 150 से ऊपर अगेन 350 की तरफ मूव करना है, तो फिर वो राइट टाइम है, आप उसमें एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है तो फिर आपको इस तरह की जो स्विंग ट्रेडिंग है उसमें एंटर नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करें स्टॉप लॉस की और रिस्क कंट्रोल की, तो बहुत बार लोग ये नहीं करते। रिस्क मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। लोग स्पेकुलेशन स्टॉक्स में ज़्यादा पैसे डाल देते हैं और फिर स्टॉप लॉस सेट नहीं करते, हमेशा इस तरह नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट में अपनी पर्टिकुलर अमाउंट्स को लेते वक्त आप ये देखें कि किस पर्टिकुलर एरिया से नीचे अगर वो स्टॉक जा रहा है तो वहाँ पर आपने उसको सेल करना है। सो ये चीज़ें भी आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। अगर मैं आपकी आज की इस वीडियो से टेक अवेज बताऊँ तो स्टॉक मार्केट का जो दूसरा नाम है वो डिसिप्लिन है और पेशेंस है। यहाँ कोई शॉर्टकट्स वर्क नहीं करते हैं और अगर किसी के लिए टाइमली वो शॉर्टकट वर्क कर भी रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म में उसके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं होंगे। ये एक कह लें कि रैबिट एंड टर्टल रेस की तरह है, जिसमें रैबिट आपको इनिशियली तो बहुत अच्छा लगेगा लेकिन टर्टल जो है वो एट द एंड रेस जीत जाता है। और अगर हम बात करें मिस्टेक्स को अवॉइड करने की तो अपना प्रॉपर प्लान बनाएं, ओवर ट्रेडिंग से बचें, र्यूमर से बचें, पैनिक सेलिंग से बचें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे अपना फोकस रखें, डाइवर्सिफिकेशन पे रखें, अपने डिविडेंड्स पे रखें और कंसिस्टेंसी के अलावा अपने रिकॉर्ड्स को मैनेज करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने वीडियो को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। आप जिस भी कंटेंट के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, आप जिस टॉपिक्स के बारे में समझना चाहते हैं, आप हमें कमेंट डाउन करें। इंशाअल्लाह आपके लिए अच्छी वीडियोज़ उसके ऊपर हम लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिए। आज के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।